नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। तो आइए इस कहानी को पात्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी के पहले अगर उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी में जो मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है वो है मानव तथा पशुओं के बीच सामंजस्य तथा असमंज का चित्रण, यानी दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए मानव और पशुओं में, तथा इसके साथ साथ जो असमंजस्य का माहौल बन जाता है कि इस परिस्थिति में क्या करें उसका चित्रण किया गया है। दूसरा अगर देखें तो भारतीय समाज में जो व्याप्त अकर्मण्यता का भाव है उस पर भी व्यंग्य किया गया है। अकर्मण्यता अर्थात कर्म के प्रति निष्ठावान न होना या कर्म करने में विशेष ध्यान न देना, इस पर भी करारा व्यंग्य इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने करने का प्रयास किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो उसमें जो मुख्य व्यक्ति है वो है झूरी काछी। इसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। इन दोनों बैलों के साथ झूरी काछी के बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छा सामंजस्य है। झूरी काछी अपने बैलों का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि बैलों के जीवन में बदलाव आ जाता है। उसी को इस कहानी में दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें तो झूरी काछी के पास दो बैल हैं, एक हीरा और दूसरा मोती, क्योंकि दोनों एक नांद पर बांधे जाते थे। नांद का मतलब क्या होता है, जिससे बैल को जोता जाता है या जोड़ा जाता है। एक नांद पर बांधे जाते थे तो दोनों में पक्की दोस्ती हो गई थी। दोनों के शरीर अलग अलग थे लेकिन दोनों की आत्माएं एक थी। एक दिन झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। हीरा को और मोती को कहाँ भेज दिया? झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया। लेकिन बैलों ने क्या सोचा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। असमंज का भाव आ गया कि क्यों भेज रहे हैं, शायद हमें बेच दिया। और इसी बात पर दोनों बैल नाखुश थे। वे दोनों अपने मालिक के व्यवहार से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। झूरी काछी के ससुराल से दोनों ही बिना कुछ खाए पिए रात के अंधेरे में कड़े बंधन तोड़कर वापस अपने पुराने मालिक के घर लौट आए। लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ा? झूरी की पत्नी पर। झूरी की पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मेरे मायके में जाकर बैलों ने काम नहीं किया बल्कि वहां से भाग आए। तो क्या किया उसने? बैलों को हरी घास भी नहीं डाली, केवल सूखा भूसा ही डाला। अगले दिन उसका भाई, किसका? झूरी काछी की पत्नी का भाई, यानी झूरी का साला फिर से वहां पर आ गया और उन बैलों को वापस अपने साथ ले गया। वह उनसे हल जोतना चाहता था, लेकिन दोनों मार खाने के बाद भी पैर नहीं उठा रहे थे, क्योंकि दोनों के मन में विचार क्या चल रहे थे कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। झूरी के साले भैरों की एक लड़की थी और उसने, भैरों की जो लड़की थी उसके मन में बैलों के प्रति जो भाव था वो बहुत ही दया का भाव था। उसने क्या किया? बैलों को रोटी खाने के लिए दी। उन दोनों का क्रोध या गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और रोटी किसने दी? झूरी काछी का साला। साले का नाम क्या है ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो साला है या पत्नी का भाई है उसका नाम क्या है? भैरों। भैरों की बेटी ने इन दोनों बैलों को रोटी दी खाने के लिए, जिससे इनका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। दोनों दिन भर खेत जोतते, डंडे खाते और बहुत कुछ सूखा सूखा भूसा खाकर ही मन मसोस कर रह जाते। एक दिन जब लड़की उन पर हो रहे अत्याचार नहीं देख पाई तो उसने क्या किया? किसकी लड़की ने? भैरों की लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी, यानी रात के समय उनको आज़ाद कर दिया। रास्ते में उनका सामना किससे हुआ? एक सांड से हुआ। जो खुला बैल घूमता है सड़क पर या खेतों में, उससे हुआ, सांड से हुआ। जो दोनों मित्र हैं ये अपनी जान हथेली पर लेकर लपके, क्योंकि सांड इनको दिखाई दे रहा था। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, क्योंकि शत्रु दो थे। सांड के शत्रु कितने थे? दो। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी एक सामने दूसरा सांड होता और दोनों में आपस में लड़ाई होती और एक जीत जाता। लेकिन आज सामने शत्रु दो थे। जो ही वह हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसी तरफ मुड़ा तो हीरा ने फिर से रगड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दी।
आखिर में जो सांड है ये जख्मी होकर वहां से बेदम होकर गिर पड़ा और वहां से भाग खड़ा। सांड को हराकर दोनों भूखे प्यासे बेसहारा जा रहे थे कि रास्ते में एक मटर का खेत दिखाई दिया और मटर के खेत में दोनों चरने के लिए घुस गए। उन्होंने भर पेट मटर खाई, परंतु उसमें से एक बैल पकड़ा गया, दूसरा भी उसके साथ साथ हो गया, क्योंकि दोनों में पक्की दोस्ती थी। आखिर दोनों को एक काजी हाउस में बंद कर दिया गया। वे वहां 1 सप्ताह तक भूखे प्यासे बंदी रखे गए। दोनों ने अपने साहस से वहां की दीवार तोड़ दी। सभी बंदी पशु आज़ाद होकर भाग गए। यानी उस काजी हाउस में जो बंदी पशु थे, उन्होंने दीवार के टूटने का फायदा उठाया और वहां से भाग गए। लेकिन हीरा और मोती वहां से नहीं भाग पाए, क्योंकि दोनों हड़बड़ी में असमंजस में रह गए। इसके बाद मोती को खूब मार पड़ी और अगले दिन दोनों को एक कसाई के हाथों बेच दिया गया। दोनों कसाई के डर से कांप रहे थे, परंतु उन दोनों को ईश्वर की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। रास्ते से गुजरते समय उन्हें एक परिचित रास्ते का एहसास हुआ। उनको उस रास्ते को देखकर लगा कि ये जाना पहचाना रास्ता है, और वे दोनों कसाई के हाथों से रस्सी छुड़ाकर वहां से उसी रास्ते पर भागने लगे। रास्ता पार करके दोनों अपने पुराने मालिक झूरी काछी के घर पहुंच गए और अपने स्थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक गले से लगा लिया। कसाई उनके पीछे भागता हुआ आया और उन्हें वापस ले जाने लगा, लेकिन मोती ने उसे अपने सींगों से मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। झूरी के घर दोनों ने पेट भरकर खाली भूसा चोकर दाना सब खाया। झूरी ने उन्हें खूब प्यार भी किया। उसकी पत्नी भी खुश खुश थी और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो गई। तो इस कहानी में हीरा और मोती में कितनी पक्की मित्रता है या प्रेम का भाव है, वो मुख्य तौर पर यहाँ वर्णित किया गया है। इसके साथ साथ अगर भारतीय समाज में व्याप्त अकर्मण्यता की बात करें, तो जब इस कहानी का प्रारंभ होता है तो उसमें लेखक एक गधे का जिक्र करता है। लेखक कहता है कि उसने गधे को क्रोध करते हुए न तो कभी देखा और न ही किसी से सुना। वो तो बेचारा सीधा साधा होता है और उसे उसका स्वामी चाहे जितना भी मारे, चाहे जितना भी खरी खोटी सुनाए, खराब घास खाने को दे, वह कभी भी अपने चेहरे पर असंतुष्टि के भाव लेकर नहीं आता। लेखक बताता है कि केवल एक बैसाख का महीना है जब गधा बेशक थोड़ा खुशी के मारे उछल लेता है, परंतु उसके चेहरे पर दुख का भाव हमेशा स्थायी रूप से दिखाई देता है। यह प्राणी सुख दुख लाभ हानि हर परिस्थिति में समान भाव से विषादग्रस्त रहता है, यानी दुख से रहता है। उस पर लाभ हानि का या बदली हुई परिस्थितियों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। वो समान भाव से ही एक ही तरह से देखा जा सकता है। साधु संतों और सन्यासियों में भी जितने गुण होते हैं, वे सब गधे में उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि गधे पर बदली हुई परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि मनुष्य इतने सीधे और गुणवान प्राणी को बेवकूफ़ कहकर उसका अपमान करता है। इसमें लेखक के अनुसार इतने अच्छे गुणों का इतना अधिक अपमान होते देख कहीं पर भी नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ बताने का भाव क्या है कि व्यंग्यात्मक रूप से गधे को गुणवान प्राणी सिद्ध करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। उसके बाद उन्होंने हीरा और मोती के बारे में बताया, क्योंकि गधे के बारे में बताया कि वो जैसी भी परिस्थितियां हो, वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। वो समान रूप से जैसे संत ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहता है। जो अकर्मण्य व्यक्ति है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भी अपने जीवन में उसी प्रकार अपना समय व्यतीत कर देता है। और बाद में हीरा और मोती के माध्यम से मानव और पशुओं में जो प्रेम का भाव आ जाता है, जो मालिक और उसके पालतू पशु के बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है, उसको यहाँ पर उद्घाटित करने का प्रयास इन्होंने किया है। इस कहानी में अगर देखें तो प्रसाद गुण है, आम बोलचाल की सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और पशुओं के बारे में इस तरह से वर्णन किया गया है कि मौन भाषा में बात करने की गुप्त शक्ति होती है। इस बात को यहाँ उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। कैसे? जैसे अगर एक बैल खुल गया लेकिन दूसरा नहीं भागता, एक पकड़ा जाता है तो दूसरा भी उसके साथ साथ हो लेता है। दोनों मिलकर कैसे दीवार तोड़ देते हैं, दोनों मिलकर कैसे सांड को हरा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पशुओं में कैसे मौन भाषा से एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास कैसे पशु कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया कि पशु भी उसी प्रकार भूख से व्याकुल हो जाते हैं जैसे कि मनुष्य हो जाते हैं। यानी भूख सभी प्राणियों को समान रूप से बेचैन करती है। इसमें पशुओं की जो एकता दिखाई है हीरा और मोती में, उससे ये
बात सिद्ध होती है कि एकता में बल है। पशु मनोविज्ञान का लेखक ने अगर देखें तो मार्मिक चित्रण किया है, चित्रात्मक शैली बन पड़ी है। इसके साथ साथ वर्णनात्मक शैली भी इस कहानी में दिखाई देती है, या वर्णनात्मक शैली का भी इस कहानी में प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि कहानी दो बैलों की कथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।